हेलो बच्चों। आज से हम लोग क्लास 12th की फ़िज़िक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास 12th की फ़िज़िक्स स्टार्ट तो हम करने वाले हैं, लेकिन एक बात पहले हम आपको ये बता दें कि क्लास 11th जस्ट अभी आप पास होकर के आए हैं। तो आखिर क्लास 11th और क्लास 12th की फ़िज़िक्स में डिफरेंस क्या है, तो आप ये समझ लीजिए। क्लास 11th की फ़िज़िक्स में हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा करते थे वो सब आउटर बॉडी के बारे में पढ़ा करते थे 90%। क्लास 11th की फ़िज़िक्स में हम लोग जो कुछ भी कॉन्सेप्ट पढ़े फिज़िक्स में वो सब हम लोग आउटर बॉडी के बारे में पढ़े। जैसे कि अगर कोई एक बॉडी है, अगर इस बॉडी पर मैंने फोर्स लगाया तो ये बॉडी एक्सीलरेट हो गई, या कोई एक बॉडी है, ये बॉडी किसी दूसरी बॉडी से जा कर के टकरा गई, कोलिजन कर गई, तो हम लोग क्या करते थे। हम लोग जैसे अगर ये वाली बॉडी है, ये वाली बॉडी है, ये वाली बॉडी है, तो इन सब बॉडी के आउटर में ही जो कुछ होता था हम उसकी स्टडी करते थे। जो सारी फिजिक्स हमने यहाँ पर फोर्स लगाया, एक्सीलरेशन हो गया, इसमें वेलोसिटी है, वर्क है, एनर्जी है, ये जितनी भी सारी चीज़ें थी वो सब हम इसी बॉडी के आउटर का ही हम लोग स्टडी करते थे। हम लोगों ने कभी ये अंदर झांकने की कोशिश नहीं की कि आखिर इसके अंदर क्या हो रहा है। लेकिन क्लास 12th में हम लोग इसी बात को करेंगे कि हमें जो भी फिजिक्स का फिनोमेना पढ़ना है, हमें मैक्सिमम या मैं कहूँ 99.9% आपको किसी बॉडी के इंटरनल में कौन सी फिजिक्स लग रही है, वहाँ पर नेचर का कौन सा लॉ लग रहा है, कौन से कॉन्सेप्ट उसमें अप्लाई हो रहे हैं इंटरनल पार्ट में हम लोग जब स्टडी करते हैं तो हम ये क्लास 12th में करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा क्लास 12th में हल्का सा मुश्किल होता है। इसको मैं मुश्किल नहीं बोलूँगा कि 11th में तो हमें कोई भी चीज़ें हमको बाहर से दिखती रहती थी, लेकिन क्लास 12th में हमें वो चीज़ें दिख नहीं रही हैं जिसको हम पढ़ रहे हैं या समझना चाहते हैं। लेकिन जो इसका बेस है, जो इसका लॉजिक है, वो लॉजिक जैसे आपने क्लास 11th में आउटर बॉडी के रूप में देखा था, वही लॉजिक आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। जैसे आपको वो इमेजिनेशन पावर हमेशा बिल्डअप करते रहना पड़ेगा कि हाँ, इस बॉडी में ऐसा ऐसा कुछ हो रहा होगा, ऐसा ऐसा इसमें कुछ घटना हो रही होगी, या कुछ ऐसी ऐसी बातें इसमें हो रही होंगी। तो कुल मिला करके आपको क्लास 12th में इंटरनल बिहेवियर के बारे में, इंटरनल लॉ के बारे में हमें पढ़ना है, और क्लास 11th में हम आउटर के बारे में पढ़े थे। तो आइए हम लोग इस बात को शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पर एक टर्म देख रहे हैं। इस टर्म का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की एक ब्रांच है। अच्छा, तो इस ब्रांच में करते क्या हैं? इस ब्रांच में हम लोग दो फिनोमेना की स्टडी करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फिनोमेना और दूसरा मैग्नेटिक फिनोमेना। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना की स्टडी जब हम लोग करेंगे तो हम इसको कंबाइंड रूप से बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।
अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना को कंबाइन क्यों पढ़ते हैं। तो इसका आंसर ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो इलेक्ट्रिक फिनोमेना और मैग्नेटिक फिनोमेना है, ये दोनों फिनोमेना कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप में इलेक्ट्रिक चार्ज से ही गवर्न होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज से ही गवर्न होता है। जी हाँ, अगर हम इलेक्ट्रिक फिनोमेना देखें तो उसके पीछे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज का लॉजिक है। अगर जो भी हम मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी, जो आपके पास अगर मैग्नेट होगा, जो भी आपने कहीं मैग्नेट देखा होगा, जो ये मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी है, ये मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली चार्ज से ही गवर्न होती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना दोनों का बेस कहीं ना कहीं चार्ज है। दोनों का एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं चार्ज से ही किया जाएगा। तो इसीलिए जब दोनों का एक्सप्लेनेशन चार्ज से किया जाएगा तो इसका मतलब कि इन दोनों टॉपिक को अगर हम लोग साथ में पढ़ें तो हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने इस टॉपिक को मिला दिया और मिला करके इसका एक अलग नाम दिया जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अच्छा, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चार्ज के प्रॉपर्टी के ही कारण होगी, लेकिन उसकी सिचुएशन अलग होगी। उसमें आधा हिस्सा हम लोग तब पढ़ेंगे जब चार्ज एट रेस्ट होगा, चार्ज एट रेस्ट होगा, और आधा हिस्सा हम पढ़ेंगे जब चार्ज एट मोशन होगा। जब चार्ज रेस्ट पर होगा तब कौन कौन सा फिनोमेना आता है, जो भी फिनोमेना आएगा, जो भी फिनोमेना आएंगे। अच्छा, जब चार्ज दौड़ने लगेगा तब जो भी फिनोमेना आएगा। तो दो सारे फिनोमेना जो भी बनेंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के अंदर ही गवर्न किए जाएंगे। अच्छा, तो अब हम लोग एक काम करते हैं, तो हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12 का चैप्टर 1। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड में हम लोग आगे चलते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात सामने आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले हमें समझना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसा कि अभी मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बताया कि हम उसको दो कंडीशन में पढ़ते हैं, जब चार्ज एट रेस्ट और चार्ज एट मोशन। तो अभी हम लोग पहले चार्ज की जो प्रॉपर्टी है, चार्ज कितनी ढेर सारी प्रॉपर्टी शो कर सकता है जब वो रेस्ट में रहेगा, तो अभी हम इसको पढ़ने वाले हैं। और पहले हम जब इसको ख़त्म कर देंगे तब जब चार्ज भागने लगेगा, जब चार्ज मोशन में हो जाएगा, उस समय जो प्रॉपर्टी रहेगी तब हम उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर फिर से एक नाम दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ये भी एक सब ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब हम चार्ज की स्टडी कर रहे हैं, और चार्ज की स्टडी तब जब कोई चार्ज रेस्ट में हो। तो आपको ये पता है कि जैसे बार बार अगर आप कुछ बोलें कि हम चार्ज की स्टडी कर रहे हैं, हम चार्ज की स्टडी कर रहे हैं, और वो चार्ज रेस्ट पर है, तो ये इतना बड़ा वर्ड बोलने से अच्छा है, सेंटेंस बोलने से अच्छा है आप बोलिए कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं। तो कोई भी समझ जाएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब अच्छा ये चार्ज की स्टडी कर रहे हैं, और चार्ज की स्टडी में भी वो भी जब चार्ज रेस्ट पर हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम चार्ज की स्टडी करते हैं जब चार्ज रेस्ट पर होता है। अच्छा,
कुल मिलाकर के यहाँ पर एक बात बार बार कॉमन आ रही है कि हमें चार्ज की स्टडी करना है, चार्ज की स्टडी करना है। अच्छा, तो चलिए हम लोग अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड। तो एक बात, अब आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक में आता है। इसका मतलब अभी हम चार्ज की स्टडी करेंगे, चार्ज की ढेर सारी प्रॉपर्टी का अध्ययन करेंगे, लेकिन वो तब जब चार्ज एट रेस्ट होगा तभी हम ये सब पढ़ रहे होंगे। तो अभी हम लोग चार्ज एट रेस्ट पर ही काफ़ी लंबा चलने वाला है। तो ये आपके दिमाग में हमेशा बना रहना चाहिए कि चार्ज एट रेस्ट, चार्ज रुका हुआ है, चार्ज कहीं भाग नहीं रहा है, चार्ज स्टैटिक है, चार्ज कहीं पर खड़ा हुआ है। उस समय वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है, उस समय वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है, हम उसी बात को इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो भी चीज़ें हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, इनका जो बेसिक है वो इलेक्ट्रिक चार्ज ही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, अब आप इसको ध्यान से सुनिए। आप इसको डिफिनेशन देखिए। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन intrinsic property of elementary particle of matter। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज किसी मैटर के एलिमेंट्री पार्टिकल की प्रॉपर्टी होता है। अच्छा, अब एक बात इसमें ये आती है कि आखिर मैटर का एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होता है। तो आइए इसको हम आपको बताते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ। तो आप यहाँ देखिए, आपको पता है कि अगर कोई ये एक मैटर है, तो मैटर को अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक होगा। मान लीजिए इसको आपने ब्रेक किया, ये पार्टिकल में हो गया। अब आप एक पार्टिकल को आपने उठाया और आपने इस पार्टिकल को ब्रेक किया, तो आप बोलेंगे कि इसमें एटम है। इसमें क्या है? एक एटम है। और अगर आप इस एटम को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करेंगे तो आप जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बनता है। तो आपने देखा कि जब हम मैटर को ब्रेक करते हैं तो ये पार्टिकल में कन्वर्ट होता है, पार्टिकल को ब्रेक करते हैं तो ये एटम में कन्वर्ट होता है, एटम को जब हम ब्रेक करते हैं तो इसमें हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलता है। तो हम इसमें से क्या निष्कर्ष निकालते हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये है तो मैटर में ही। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस मैटर का ही पार्ट है और इस मैटर का वो सबसे छोटा पार्ट है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस मैटर का सबसे छोटा पार्ट है। तो जो सबसे छोटा पार्ट है उसी को हम लोग बोलेंगे कि ये इसका एलिमेंट्री पार्टिकल है। तो जो मैटर है, मैटर में जो चार्ज की प्रॉपर्टी आती है वो प्रॉपर्टी वास्तव में इसी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन में ही होती है। इसी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन में ही चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वो होती किस में है? मैटर में। इसीलिए जो क्रेडिट जाती है वो मैटर को जाती है। अच्छा, अब हमको इसको एक बात और ध्यान से इसको सुनते हैं।
देखिए, मैंने एक मैटर लिया। अब हमें ये पता चल गया कि इस मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, लेकिन अभी हमको इसके बारे में चर्चा नहीं करनी है। इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। वास्तव में अगर हम इस बॉडी को बाहरी रूप से देखेंगे तो इस बॉडी में जो चार्ज की प्रॉपर्टी आती भी है तो वो इन्हीं के कारण आती है। वो जो एलिमेंट्री पार्टिकल है, इन्हीं एलिमेंट्री पार्टिकल के ही कारण आती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इस बॉडी पर चार्ज आ गया और हम इसी बॉडी को क्रेडिट देते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन इसी बॉडी के अंदर है। चार्ज तो है इसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, लेकिन ये है किसके अंदर? इस मैटर के अंदर। इसीलिए हम लोग वैसे ही जेन्युइन तरीके से ये बोल देते हैं कि हाँ, इस बॉडी के पास एक प्रॉपर्टी आई है जिसका नाम है चार्ज। अच्छा, अब हम लोग इसको आइए और ठीक तरीके से समझते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। अब हम इसको ऐसे ही जेन्युइन तरीके से बोलेंगे। वैसे बेसिकली तो ये है किसी बॉडी के एलिमेंट्री पार्टिकल के अंदर की प्रॉपर्टी है, लेकिन एलिमेंट्री पार्टिकल तो उस मैटर में समाहित है, तो इसीलिए हम उसको अब ऐसा भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। जो एक टर्म वहाँ पर दिया गया है इंट्रिंसिक, तो इंट्रिंसिक का मतलब वो इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी, उसके अंदर की प्रॉपर्टी। आइए अब हम इसको चार्ज को और भी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी मैटर की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, तो सपोज करिए कि मेरे पास एक मैटर है। ये देखिए, ये वाला मैटर, तो आपको पता है कि मैटर की तो कई ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए अगर ये मेरे पास मैंने एक मैटर बनाया है, एक बॉक्स नुमा, तो ये है मैटर ही। तो इस मैटर की तो एक प्रॉपर्टी है कि ये रेड कलर का है। इस मैटर की एक प्रॉपर्टी है कि ये क्यूब टाइप का है। अच्छा, इस मैटर की एक प्रॉपर्टी है, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ये सॉलिड है। ये कैसा है? सॉलिड है। तो कहने का मतलब इस मैटर की एक प्रॉपर्टी रेड कलर का होना, इस मैटर के अंदर एक प्रॉपर्टी क्यूबिक टाइप का होना, इस मैटर के अंदर एक प्रॉपर्टी है कि सॉलिड टाइप का है। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और भी हो सकती है क्योंकि ये मैटर है, तो जिसका नाम है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और भी हो सकती है, उसका नाम है चार्ज। तो हमने देखा कि अगर कोई एक बॉडी है तो इस बॉडी में कई सारी प्रॉपर्टी हो सकती हैं। सबसे पहला तो ये रेड कलर का है, दूसरा ये क्यूबिक टाइप का है, और तीसरा ये सॉलिड है, और चौथा मान लीजिए कि इसके पास चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी। तो ऐसी और भी प्रॉपर्टीज़ आप जानते होंगे, तो आप उसको लिख सकते हैं, जान भी सकते हैं। लेकिन हम आपको एक कंपेयर करके बता रहे हैं कि आखिर चार्ज होता क्या है। तो अब बात ये आती है कि किसी बॉडी के पास इतनी ढेर सारी प्रॉपर्टी होती हैं, जिसको पहचानते कैसे हैं। तो आइए, अगर मान लीजिए किसी बॉडी के पास रेड जैसी प्रॉपर्टी है तो इसको देख करके बता सकते हैं। कोई क्यूबिक टाइप का है तो देख करके बता सकते हैं कि अगर वो क्यूब से उसकी फिगर मिलती जुलती है। सॉलिड है तो उसको टच करके, उसको कंप्रेस करके बता सकते हैं। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि आखिर चार्ज किसी बॉडी के अंदर प्रॉपर्टी है, चार्ज की प्रॉपर्टी है उस मैटर के अंदर, तो ये कैसे बताएंगे? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। तो इसका आंसर ये है कि अगर आपको ये बताना है कि किसी बॉडी के पास आपको चेक करना है कि उसके पास चार्ज है कि नहीं, तो उसका आंसर सिंपल है। मान लीजिए कि मेरे पास एक बॉडी है, अगर आपको ये चेक करना है कि इसके पास चार्ज है कि नहीं, चार्ज इसके पास है या नहीं, तो सिंपल है, आप इस वाली बॉडी को किसी दूसरी बॉडी के पास ले जाइए। कोई छोटी बॉडी हो उसके दूसरे पास ले जाइए। अगर वो ये वाली बॉडी अगर इस वाली बॉडी को अट्रैक्ट कर पा रही है या रिपल कर पा रही है,
तो समझ जाइए कि इसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी है। मतलब जैसे कि आप छोटी क्लासों में पढ़ते होंगे कि अगर आपके पास एक कॉम्ब है तो कॉम्ब एक ये मैटर है। अच्छा, हमको चेक करना है कि इसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी है कि नहीं। तो अगर आप ये कॉम्ब आप ले गए किसी छोटे से कागज़ के टुकड़े के पास, अगर ये छोटे से कागज़ के टुकड़े को अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपल नहीं कर रहा है तो आप कहेंगे इसके पास तो और ढेर सारी प्रॉपर्टी है, रेड कलर का है, इसके अंदर ऐसे ऐसी फिगर बनी हुई है, ये सब प्रॉपर्टी तो है, लेकिन ये किसी छोटे से कागज़ के टुकड़े को ना तो अट्रैक्ट कर रहा है और ना ही रिपल कर रहा है, तो इसका मतलब इसके पास चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं है। अब यही एक्टिविटी आप दोबारा फिर से करिए। अब सबसे पहले आप इस कॉम्ब को अपने बालों से इसको रगड़ लीजिए। अच्छा, रगड़ लिए तो और बाकी सारी प्रॉपर्टी तो इसके पास है ही है, रेड है, इसके पास ऐसे टाइप के छोटे छोटे खाने बने हुए हैं, और भी ढेर सारी प्रॉपर्टी है, ये सब प्रॉपर्टी तो है ही। लेकिन जब आपने इसको अपने बालों से रगड़ा तो रगड़ने के बाद आपने देखा, तब आप जब इसको छोटे से टुकड़े के पास ले गए तो आपने देखा इसने इसको अट्रैक्ट करना शुरू किया। कहने का मतलब इसने इस छोटे से पार्ट पर फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया, विदाउट टचिंग, विदाउट कांटेक्ट, दूर से ही ये इसको खींच ले रहा है। इसका मतलब यही जो खींचने वाली प्रॉपर्टी है, जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली प्रॉपर्टी है, या मैं कहूँ फोर्स लगाने वाली जो प्रॉपर्टी है, अगर ये प्रॉपर्टी किसी बॉडी के पास आ जाती है तो हम बोलते हैं कि उसके पास चार्ज की प्रॉपर्टी आ गई। तब हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस मैटर के पास चार्ज की प्रॉपर्टी आ गई है। किसकी प्रॉपर्टी आ गई है? चार्ज की प्रॉपर्टी आ गई है। या हम ऐसे ही अब इसको रफली ऐसे बोल सकते हैं, अब ये एक चार्ज बॉडी हो गई। अब ये एक कौन सी बॉडी हो गई? चार्ज बॉडी हो गई। कैसे पता चला? क्योंकि ये दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, उस पर क्या लगा रही है? फोर्स। अगर फोर्स लगाने वाली प्रॉपर्टी आ जाए तो समझ जाइए कि उसके पास चार्ज आ गया है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। तो अब अगर कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपल यानी कि फोर्स लगाने लगता है तो इसका मतलब कि उसके पास चार्ज आ जाता है। इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि विदाउट टचिंग, मतलब हमें टच नहीं करना है। जैसे सपोज़ करिए कि अगर हम लोग एक बॉडी है, इस बॉडी को अगर हम ढकेल रहे हैं, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर इसको टच कर रहे हैं तो हम यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ टच करके, तो इसका मतलब ये ऐसा नहीं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो बिना टच किए हुए किसी बॉडी को अपनी तरफ खींच लेता है। अगर इस बॉडी के पास चार्ज है, अगर इस बॉडी के पास अपना चार्ज है तो ये बॉडी किसी दूसरी बॉडी को बिना टच किए अपनी तरफ खींच सकता है। तो इसका मतलब कोई चार्ज बॉडी फोर्स अप्लाई करता है। क्या अप्लाई करता है? फोर्स। जब कोई चार्ज बॉडी, उसको आप ऐसे बोल सकते हैं, उसके अंदर चार्ज आ गया मतलब वो चार्ज हो गई, मतलब अब उसको चार्ज बोल सकते हैं। अगर कोई चार्ज बॉडी जब फोर्स लगाती है तो उसके कारण जो फोर्स लगता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर वही बात लिखी गई है कि आप यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज is an intrinsic property of elementary particle of matter which gives electric force between object। इसका मतलब अगर कोई बॉडी के पास चार्ज आ जाती है तो वो चार्ज बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाता है। अब वो लगाने वाला फोर्स कौन लगा रहा है? तो उसका नाम है चार्ज। अगर फोर्स लगाने वाला चार्ज है तो उसके फोर्स का नाम होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर फोर्स लगाने वाला कोई बॉडी चार्ज है तो उस फोर्स का नाम हो जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहाँ पर ये बात है।
अब बात आती है कि इसके ऊपर जो स्टडी करने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था कूलाम। तो उन्होंने अपनी क्रेडिट में एसआई यूनिट जो चार्ज की होती है वो कूलाम होती है, और जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अब ये स्केलर क्वांटिटी है, अब इसके बारे में हम लोग अभी काफ़ी अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। तो स्केलर क्वांटिटी है, आपको स्केलर और वेक्टर के बारे में तो पता ही है। आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जो वेक्टर रूल को फॉलो करती है, और स्केलर क्वांटिटी वो होती है जो सिंपल अलजेब्रा के रूल को फॉलो करती है। तो इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ये सिंपल अलजेब्रा के रूल से फॉलो की जाती है, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी होती है। अच्छा, अब यहाँ पर एक वैसे ही कि नाम से ही लोगों को बहुत भ्रमित किया जाता है, उसमें अब ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज के और नाम भी हैं। अगर चाहे आप उसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका नाम इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों रखा गया है, ये इलेक्ट्रिक के पीछे राज है, तो इसको अभी हम आगे चल करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब इसके और कई नाम हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का नाम। अदर नेम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रीफाइड, या आप बोल सकते हैं वो बॉडी चार्ज्ड हो गई। तो ये इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम हैं। अच्छा, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब बात आती है कि चार्ज कितने टाइप का होता है। तो चार्ज जो है वो दो टाइप का होता है। चार्ज दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज ये बनते कैसे हैं, इसके पीछे भी अपनी एक थ्योरी है। जब हम चार्जिंग का मेथड पढ़ेंगे, चार्जिंग का मेथड पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये बात हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। आप अभी इतना ही जानिए कि जो चार्ज है वो एक दो लेक्चर में आपके सामने आ जाएगा। जो चार्ज है वो दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। अच्छा, अब चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव होता है, तो जो ये पॉजिटिव और निगेटिव है तो इसी को आल्सो नोन एज पोलरिटी ऑफ चार्ज। इसमें दो पोल हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, तो इसको हम लोग पोलरिटी ऑफ चार्ज के नाम से भी जान सकते हैं। अच्छा, अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जो लाइक चार्ज होते हैं वो रिपल करते हैं। लाइक चार्ज का मतलब सेम चार्ज, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, इनके बीच में हमेशा रिपल्शन होगा क्योंकि ये लाइक है, मतलब कि सेम है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। निगेटिव निगेटिव, इसके बीच में भी क्या होगा, रिपल्शन होगा क्योंकि ये लाइक चार्ज है। पॉजिटिव और निगेटिव ये अनलाइक चार्ज है, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव है, तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन। तो ये चीज़ आपको अभी और भी अच्छी तरीके से क्लियर होगी, लेकिन अभी आप कुछ ऐसी छोटी इन्फॉर्मेशन जानते रहिए क्योंकि और बातें आगे एक्सप्लेन करने में ये हेल्प करेंगी। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है वर्क फंक्शन। अब इस वर्क फंक्शन के बारे में हमें यहाँ पर थोड़ा सा समझना है कि वर्क फंक्शन आखिर होता क्या है। तो वर्क फंक्शन समझने से पहले हम आपका ध्यान कुछ बातों पर दिलाना चाहेंगे। जैसा कि अभी हम आपको बताए थे कि कोई मैटर है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। तो अभी जो मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये बात आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि किसी भी बॉडी से केवल इलेक्ट्रॉन ही निकल सकता है, या किसी भी बॉडी में केवल इलेक्ट्रॉन ही जा सकता है। मतलब आने जाने का क्रम, किसी बॉडी से कुछ भी निकलेगा तो वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर किसी बॉडी में कुछ भी जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन ही जाएगा। कभी भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना तो वो निकल सकता है और ना ही वो
कहीं से यहाँ से वहाँ जा सकता है, न किसी दूसरी बॉडी से पहली बॉडी में या पहली बॉडी से दूसरी बॉडी में। अगर पहली बॉडी से दूसरी बॉडी में या दूसरी बॉडी से पहली बॉडी में अगर कुछ भी आएगा जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही होगा, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, अब आपको एक बात और भी पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज माना गया है, इसको आप याद कर लीजिए। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज माना गया है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन के ऊपर कुछ नहीं। मैंने अभी आपको बताया था कि जो अनलाइक चार्ज होते हैं उनके बीच में कैसा फोर्स काम करता है, तो आप जानते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स काम करता है। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज किस पर होता है, प्रोटॉन पर, नेगेटिव चार्ज किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कैसा फोर्स काम करेगा, तो इसका आंसर सिंपल है, अट्रैक्शन। अच्छा, ये बात आपको इतनी समझ में आ रही। अब इसी बात को हम लोग वर्क फंक्शन में लगाते हैं। अब वर्क फंक्शन क्या है आइए देखते हैं। तो वर्क फंक्शन पढ़िए, वर्क फंक्शन क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल। अभी जो मैंने आपको बताया था कि हमेशा अगर किसी बॉडी से कुछ भी आने जाने का क्रम रहेगा तो वो किसका ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉन ही किसी बॉडी के अंदर से बाहर जा सकता है या बाहर से इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में अंदर आ सकता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐसी छूट अलाउ नहीं है। अच्छा, अब ये बात पक्का है कि अब आपको ये भी पता है कि अगर मान लीजिए कि सपोज करिए मेरे पास एक बॉडी है, चलिए अब ये बॉडी है, तो आपको ये भी पता है कि इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है और हर जगह ऐसे है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमको यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो पक्का है भाई हमको निकालने वाला वर्क करना ही पड़ेगा। अच्छा, हमें तो अगर मान लीजिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खींच करके बाहर निकालना है किसी तरीके से, चाहे वो जो भी हो, अगर हमको इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकालना है तो हमको वर्क करना पड़ेगा। आपको पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यहाँ सब एक एटम में ऐसे कंबाइंड रूप में रहते हैं। तो आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का काम करता है। तो इसका मतलब जहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स है उसके अगेंस्ट आपको खींच करके इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो इसका मतलब आपको वर्क करना पड़ेगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि जितना वर्क आप किसी भी सरफेस से आप जितना वर्क करेंगे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, वही उसका वर्क फंक्शन है। अच्छा, अब इसको फिर से सुनिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो सरफेस है, एक है सरफेस नंबर 1 और एक है सरफेस नंबर 2। ये है सरफेस नंबर 1। अब हमको इन दोनों सरफेस से मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, मान लीजिए, ऐसे बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अब हमको मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो जब हम कुछ बाहर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ वर्क किया, वो वर्क है W1, और मान लीजिए हमने यहाँ पर इसको निकालने के लिए वर्क किया, मान लीजिए वो है W2। तो हम इन दोनों वर्क को मान लीजिए कंपेयर कर रहे हैं और हमने पाया कि जो W2 वर्क है वो ज़्यादा है, मतलब W2 वर्क फंक्शन ज़्यादा है, W1 वर्क फंक्शन कम है। मतलब कि हमको S2 वाले सरफेस से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है और S1 वाले सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए हमें कम वर्क करना पड़ रहा है।
उसका रीजन आपको साफ समझ में आता है। ऐसा क्यों हुआ होगा, या ये इसलिए हुआ होगा क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन और इसका प्रोटॉन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छा होगा। जब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छा होगा तो इनको अलग करने के लिए हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन और यहाँ की जो प्रोटॉन हैं उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो, लेकिन S2 वाले सरफेस के कंपेयर में कम अट्रैक्शन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें कम वर्क करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ का वर्क फंक्शन कम है और यहाँ का वर्क फंक्शन ज़्यादा है। अच्छा, अब आप इस बात को ध्यान दीजिए, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि मोर वर्क फंक्शन बॉडी एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज, लेस वर्क फंक्शन बॉडी एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है उस पर, और जिसका वर्क फंक्शन कम होता है उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। ये बात जब हम चार्जिंग का मेथड पढ़ेंगे तब वहाँ इस बात को हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे। अभी आपको ये बात ध्यान में रखनी है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे हम आज का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और उस लास्ट टॉपिक का नाम है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का क्या मतलब होता है, इस बात को बार बार आएगा आपको, तो ये बात आपको यहीं पर ध्यान से सुननी है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब किसी भी बॉडी के पास नेट चार्ज जीरो हो। नेट चार्ज क्या हो? जीरो हो। मतलब उसके पास कोई चार्ज ना हो। कहने का मतलब उसके पास नेट चार्ज जीरो हो, नेट चार्ज जीरो हो। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ये भी होता है कि उसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो आपको ये पता है, अगर किसी बॉडी के पास 5 प्रोटॉन है और उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को, एक पॉजिटिव दूसरी 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 नेगेटिव को, ये इसको बैलेंस कर देगा। तो इसका मतलब नेट में इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। अच्छा, तो चार्ज आएगा कब? तो चार्ज तब आएगा जब सपोज करिए कि मेरे पास एक बॉडी है और इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, 1 2 3, और इस पर 4 माइनस है, 1 2 3 4। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को, ये इसको कैंसिल कर दे रहा है। तो इसमें एक जो नेगेटिव है इसका कोई पेयर नहीं बना, तो इसका मतलब कि अब इस बॉडी के पास चार्ज आ गया। अब इस बॉडी के पास क्या आ गया? चार्ज आ गया। अब ये बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं कहलाएगी। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तब कहलाती अगर कोई एक बॉडी है, इस पर अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर 2 निगेटिव चार्ज भी है। जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है। इसका मतलब नेट में इसके पास कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज इसका जीरो है। जिस बॉडी का नेट चार्ज जीरो रहता है उसको हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहते हैं। अगर हम कहें एक बॉडी है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हैं और इसके पास 10 प्रोटॉन हैं, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इसीलिए इस पर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर है, इसीलिए इसको बोलेंगे ये बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब हुआ कि जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। का मतलब जितना उसमें इलेक्ट्रॉन है उतना ही उस पर क्या होना चाहिए? प्रोटॉन।
तो इसका मतलब वो बॉडी कैसी है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अच्छा, तो आज हम पहले चैप्टर की पहली लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं और जल्द ही आपको हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और तब तक आप अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।